हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पेंटियम एकेडमी पे। मैं शुभम शुक्ला आज का टॉपिक लेकर आया हूँ फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिस माध्यम से कंपनी अपना एक वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर्स के साथ और एक अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है उस वैल्यू को लेके इन रिटर्न कस्टमर के थ्रू। इसके बाद आता है मार्केटिंग एट ग्लांस। मार्केटिंग एट ग्लांस में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच फर्म क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर। मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंपनी एक अपना वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर्स के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट आता है मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग वैल्यू, कैप्चरिंग वैल्यू एंड सस्टेनिंग वैल्यू। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की एक वैल्यू बनाते हैं, उसको वैल्यू को फिक्स रखते हैं, और सस्टेनिंग वैल्यू का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू के साथ आप सस्टेन कर जाएं, आपका मतलब गुजारा हो जाए, आपका काम चल जाए, ऐसा आप वैल्यू रखते हैं इसमें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी प्रोडक्ट का ओरिजिनल वैल्यू है, समझिए 50 रुपीज़ है, उसमें लागत आपका लगा है 30 रुपीज़ और आपने एडिशनल अपना प्रॉफिट लगा के उसमें 50 रुपीज़ आपने रखा है, लेकिन आप वही 50 रुपीज़ के चीज़ को 150 रुपीज़ का आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपका वैल्यू फिर सस्टेन नहीं करेगा, आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। इसके बाद आता है वैल्यू इज़ क्रिएटेड बाय अपस्ट्रीम बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड कंप्यूटर्स फ्रेमवर्क। यहाँ पे देखिए ये 4 चीज़ों को मैंने मार्क किया है। वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, आपको पहले मार्केट का हालात समझना होगा कि मार्केट में क्या हालात हैं आज की डेट में, आपको कैसे टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पे मार्केट करने की ज़रूरत है, कैसे टाइप का आपका प्रोडक्ट बिकेगा। समझिए अभी हम बात करते हैं ये कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में आप ये देखेंगे कि आपके फूड एसेंशियल आइटम्स जो है वो ज़्यादा बिकते हैं, आपका फैशन हो गया, गुड्स हो गए, ये आपका कम बिकता है, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट का स्ट्रेटेजी समझना होगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। इसके बाद आता है कस्टमर नीड्स एंड कंप्यूटर्स फ्रेमवर्क। कस्टमर नीड्स मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए ये आपको समझना होगा। अगर आज की डेट में कस्टमर को हाउस होल्ड चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, एसेंशियल आइटम्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कस्टमर को चाहिए घर का किराना और आप मार्केटिंग कर रहे हैं व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। इसके बाद आता है कंप्यूटर्स फ्रेमवर्क। जो भी आप प्रोडक्ट रखते हैं उसके हिसाब से मार्केट में कंप्यूटर्स होते हैं। आज समझिए आपने अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, आपने अगर मोबाइल रखा तो आपको देखने में आएगा कि आपके कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा मात्रा में हैं आपके सामने, तो इसके हिसाब से आपको अपना प्राइस रेंज रखना होगा। आप वही प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसका वैल्यू आप बाकी लोगों से कम दे रहे हैं, नहीं तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, उसके हिसाब से फिर आपके पास ऑडियंस ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर आप इस पे वर्क नहीं करते हैं, फ्रेमवर्क पे काम नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। कस्टमर्स ये देखेंगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ से सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, बट उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि वो सब लोग नॉर्मल जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है वो अफोर्ड ना कर सके, तो इसमें आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक लाइन को, ठीक है। टू क्रिएट वैल्यू वी सेगमेंट द मार्केट विच इज़ हेटेरोजीनियस इनटू अ होमोजीनियस। यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है, हेटेरोजीनियस मतलब क्या और होमोजीनियस मतलब क्या। वैसे तो हम सभी लोग अच्छे से रूबरू हैं केमिस्ट्री से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। हमको वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमको बनाना पड़ता है हेटेरोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में। हेटेरोजीनियस मतलब क्या, जो ईजिली कोई भी चीज़ के साथ ना मिल पाए, मतलब 100% डिज़ोल्व ना हो पाए, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोला जाता है। और होमोजीनियस क्या है, जो 100% डिज़ोल्व हो जाए। मतलब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर के साथ घुल मिल सके, यूज़र फ्रेंडली हो। आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाना है कि जो कस्टमर ले लेकिन यूज़ करने में उसको बहुत कठिनाई हो। तो आपको हेटेरोजीनियस से होमोजीनियस मार्केट बनाना है, ताकि आपकी जब प्रोडक्ट मार्केट में आए तो वो मार्केट का माहौल ऐसा हो जाए कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हम भी इसकी मार्केटिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं।
और इसके आगे की लाइन है विद कस्टमर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स, मतलब जो कस्टमर के भावनाओं के साथ हो, भावनाओं के खिलाफ ना हो, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज जो कस्टमर को अच्छा लगे ऐसा आपको प्रोडक्ट बनाना है, जो कस्टमर को देखने में डिसेंट लगे, सिंपल हो और बहुत मतलब ऐसा ये ना हो कि अरे नहीं ये तो हमारे बजट के बाहर है, ये तो हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर उसके हमारा लास्ट का लाइन है वैल्यू इज़ क्रिएटेड बाय मीटिंग कस्टमर नीड्स। हमें जो वैल्यू कैसे बनती है, कस्टमर नीड के हिसाब से बनती है। अगर कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये जो वैल्यू है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये क्रिएट होती है कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से, कस्टमर्स के बेनिफिट को देखते हुए क्रिएट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया और वो उसमें कस्टमर को कुछ बेनिफिट ही नहीं है, कस्टमर वहीं पे जाता है। जैसे आप अभी भी देखते हैं कि आपका 50% सेल लगा है, तो कस्टमर 50% सेल में जाएगा, ना कि आपके शॉप में आएगा जहाँ पे आपने कुछ भी सेल नहीं दिया है, आप MRP पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सेम क्वालिटी है, सेम प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ मार्केटेड। मार्केटेड में यहाँ पे हमारे पास कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है गुड्स, दूसरा है सर्विसेज, तीसरा है इवेंट्स, चौथा हमारे पास है एक्सपीरियंसेस, पांचवा है पर्सन्स और सिक्स्थ है प्लेसेस, सेवेंथ है प्रॉपर्टीज़, एट्थ है ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने आपको 5-6 पॉइंट कहे थे, ये टोटल 8 पॉइंट्स है। ये आपके जो 8 पॉइंट्स हैं ये आपकी मेजर पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि मार्केट में क्या चीज़ें चलती हैं। गुड्स, सर्विस, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ नोट्स बना के रखे हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे गुड्स मतलब क्या, फिजिकल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ मोस्ट कंट्रीज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एफर्ट। फिजिकल गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट मतलब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, बहुत सारी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं इनके प्रोडक्शन के जो सामान आते हैं और उनकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो सामान बनाया है उसके लिए उन्होंने जो मार्केटिंग की है, ये एफ़र्ट जो उन्होंने लिया है, ये हमारा गुड्स में आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न सेट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न सेट्स, फूड प्रोडक्ट्स और मशीन्स आदि। इसमें उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया, जैसे सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग ने कोरियन कंपनी है, सैमसंग ने रेफ्रिजरेटर बनाया, रेफ्रिजरेटर का उसने मार्केटिंग की कि सैमसंग का अभी जो कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर आ रहा है इसमें आपका फूड भी फ्रेश रहेगा, आप वेकेशन मोड में अगर आप बाहर जाते हैं तो फ्रीज़र को फ्रिज बना सकते हैं या फ्रीज़र ऑफ कर सकते हैं, तो इसका उन्होंने मार्केटिंग किया। ठीक है, फिर उसमें टेलीविज़न्स आते हैं, फिर फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई भी जैसे किंडर जॉय है, जैसे यूएस की कंपनी है वो किंडर जॉय, तो उन्होंने पहले प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पहले तैयार की, उसके बाद उन्होंने एक अपना वैल्यू सेट किया प्रोडक्ट का, उसके बाद उन्होंने उसको मार्केटिंग की, उसके बाद वो प्रोडक्ट बिका। तो वैसे ही मशीन्स हो गए, बोश हो गई, जर्मन कंपनी है बोश, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट का मतलब डिज़ाइन किया, फिर उसका मार्केट वैल्यू रखा, फिर कस्टमर के हिसाब से उन्होंने चीज़ें आगे बढ़ाई। इसमें दूसरा पार्ट आता है सर्विस। सर्विस में क्या आता है, एज इकोनॉमीज एडवांस अ ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इज़ फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। जैसे ही इकोनॉमीज एडवांस मतलब जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रो होती है कंट्री की, तो उसमें फोकस किया गया है उन एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है जो प्रोडक्शन के माध्यम से आगे बढ़ सके। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है, इंक्लूड द वर्क ऑफ एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल फर्म्स, बार्बर्स, ब्यूटिशियंस एक्सेट्रा। मतलब इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। वर्क ऑफ एयरलाइंस मतलब जैसे सर्विसेज में जैसे एयरलाइंस चालू हो गई, आपका ट्रैवल का टाइम बचा है, इसमें उन्होंने फैसिलिटीज़ भी दी हैं, आपका टाइम भी सेव किया है। ठीक है, उन्होंने चार्जेस थोड़े से लिए हैं, बट वो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ताकि आपका टाइम बचे, टाइम सेव हो, तो उसमें ये वो काम किया गया। ये सर्विसेज में आता है। आपका होटल्स हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको रुकने के लिए जगह मिलती है, व्यवस्था हो जाती है आपकी, मतलब आपको एमिनिटीज़ मिल रही है होटल्स में। बाहर आप कहीं जाते हैं तो अभी बहुत सारी व्हीकल्स रेंट पे मिलने लगी हैं, जूम कार हो गया, मतलब और
बार्बर्स, आप कहीं जाते हैं तो आपको भी हेयर ड्रेसर के पास आप जाते हैं बाल कटवाने, तो आप उसके लिए जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं। ब्यूटिशियन, आपको ब्यूटी पार्लर जाने हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ये सर्विसेज में आती हैं। मतलब ये सब चीज़ें आपको सेवाएं दे रही हैं। आप ये सब चीज़ों से आपका काम आसान हो रहा है, क्योंकि आप समझिए अगर ये सब चीज़ें ना रहें तो आपको आने जाने में, ट्रैवल टाइम में काफ़ी टाइम चला जाएगा। आपको कहीं रुकना है तो आपको अपने अरेंजमेंट्स खुद करने पड़ेंगे, फिर आपको कहीं गाड़ी चाहिए तो आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो ये सब अगर सर्विसेज ना रहें तो हम बहुत हेल्पलेस भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स में आपका आता है मार्केटर्स प्रमोट टाइम बेस्ड इवेंट्स सच एज अ ट्रेड शो, आर्टिस्टिक्स परफॉर्मेंस, एशियन गेम्स, स्पोर्ट्स इवेंट एक्सेट्रा। इवेंट्स इटसेल्फ मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो जाता है कि इवेंट्स में सब कुछ आता है। वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, कोई फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम हो गया, IPL आप समझिए, तो ये सब इवेंट्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास है चौथा पॉइंट, एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस मतलब बाय ऑर्केस्ट्रिंग सेवरल एंड सर्विसेज एंड गुड्स अ फर्म क्रिएट अ स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल ट्रैवल, क्लाइंबिंग माउंटेन, एवरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये एक्सपीरियंस मतलब आप अनुभव, जैसे जिसको कहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो कोई नया अनुभव करने के लिए हम कोई नई जगह जाते हैं। आप ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जगह बार बार जाएं, रिपीटेड जाएं। मतलब आप यहाँ से दिल्ली चले गए तो आप बार बार दिल्ली ही जा रहे हैं, नेक्स्ट टूर में भी दिल्ली जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी दिल्ली जा रहे हैं। तो आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करते हैं। मतलब हमको, आप समझिए जैसे आप एग्जांपल दिया माउंट एवरेस्ट, आपको क्लाइंबिंग पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो आप अलग अलग लोगों से एक्सपीरियंस लेंगे, आप कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस में आता है। इसके बाद आता है पर्सन्स। पर्सन्स में क्या है, सेलिब्रिटी मार्केटिंग इज़ अ मेजर बिजनेस टुडे। एवरी मेजर फिल्म स्टार हैज़ एन एजेंट, अ पर्सनल मैनेजर टाइज टू अ पब्लिक रिलेशन एजेंसी, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, फिजिशियन एक्सेट्रा। यहाँ पे पर्सन्स में देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सेलिब्रिटीज़ हैं। उन लोग के लिए एक मेजर बिजनेस है आज की डेट में, उनको अपने फिल्म का प्रमोशन करना है, उसके लिए उन्होंने कुछ एजेंट्स को हायर कर रखा है, पर्सनल मैनेजर्स रखा है जो उन एजेंट्स को हैंडल करते हैं, और फिर पब्लिक रिलेशंस को अपडेट, उनके प्रति नॉर्मल जनता का क्या रुझान है उसका अपडेट देते हैं। तो इसमें आर्टिस्ट आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, फिजिशियन आते हैं, बाकी लोग एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आता है प्लेसेस। प्लेसेस में मतलब सिटीज़, स्टेट्स, रीजन्स एंड होल नेशन कंपीट एक्टिवली टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। मतलब जो भी राज्य है, मतलब ज़िला है, तो ये मतलब क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग कैसे मार्केट अपना बना रहे हैं। ये अपने मॉन्यूमेंट के थ्रू मार्केट बना रहे हैं, अपने स्टेट के प्रति, अपने मॉन्यूमेंट के प्रति, अपने हिस्टोरिक चीज़ों के प्रति उनका इंट्रोडक्शन देके अपने, जैसे आप MP में जाएंगे तो MP टूरिज़्म क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे पुराने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब पौराणिक कथाएं हैं। राजस्थान इसलिए फेमस है। तो ये सब जो स्टेट्स हैं, जैसे MP में आप ग्वालियर जाइए तो ग्वालियर का किला बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, तो आप वहाँ जाइए। कोणार्क टेम्पल जाइए उड़ीसा के पास। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग तरीके से मार्केट की जा रही है मार्केट में। मतलब अगर आप मार्केट में पूछेंगे कि मार्केट में क्या है, तो आपके पास ये 8 पॉइंट्स हैं, मतलब जिसके थ्रू सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो प्लेसेस में ये सब आता है। मतलब ये लोग जो एक्टिवली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, आगरा में जाएंगे तो आप ताजमहल मिलता है, दिल्ली में कुतुब मीनार मिलता है, हैदराबाद में चार मीनार मिलता है। तो ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब मार्केटिंग हो रही है, ये सब आप देखते हैं टीवी में ऐड आती है। अगर इनके बारे में कोई बात ना करे तो आपको भी पता ना चले, जब तक आपके पास खुद का इन सब चीज़ों को लेके ज्ञान ना हो। तो आपको ये सब चीज़ें किसी माध्यम के थ्रू पता चल रही है, तब ये पब्लिसाइज हो रही हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या, प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ ईदर रियल प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट कहिए, और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें स्टॉक्स आता है, बॉन्ड्स आता है एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ आर बॉट एंड सोल्ड एंड दिस रिक्वायर्स मार्केटिंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रॉपर्टीज़ तभी बिकेंगी जब उनकी मार्केटिंग होगी।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको ऑल ओवर जहाँ पे भी आप रहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में पता हो कि ये प्रॉपर्टी किसको ओन की है, किसकी प्रॉपर्टी है, कितनी जगह इस आदमी का है, कितनी ज़मीन गवर्नमेंट की है। तो ये पहले के टाइम में होता था, क्योंकि उस टाइम पे जो पॉपुलेशन होती थी, कम तो नहीं कह सकते, लेकिन कंट्रोल में रहती थी, किसी किंग के अंडर में रहती थी। तो वो किंग को पता होता था कि ये प्रॉपर्टी मेरे राज्य में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, समझिए 20 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 20 आउट ऑफ 20 प्रॉपर्टीज़ कितनी प्रॉपर्टीज़ कितनों को बिलोंग करती हैं और कितनी प्रॉपर्टी हम मेरे अंडर में आती है, राजा के अंडर में आती है। तो ये पहले पता होता था। लेकिन अब अगर मार्केटिंग ना हो इस चीज़ की, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे खाली प्लॉट्स होते हैं, लैंड्स होती हैं जिस पे बोर्ड लगा होता है कि ये प्रॉपर्टी इनकी ओन की जाती है, इनका नंबर दिया होता है, ताकि यहाँ पे कुछ गलत ना हो। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवली वर्क टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन द माइंड ऑफ देयर टारगेट पब्लिक, लाइक यूनिवर्सिटीज़, म्यूजियम्स, परफॉर्मिंग आर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑल यूज़ मार्केटिंग। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल यूज़ मार्केटिंग टू बूस्ट देयर पब्लिक इमेजेस एंड टू कम्पीट फॉर ऑडियंस एंड फंड्स। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये सब लोग आते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बना रहे हैं उनके फेवर में, एक अपनी यूनिक इमेज के थ्रू, मतलब एक अपनी अच्छी इमेज के थ्रू उनके पब्लिक के माइंड में। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ लीजिए या म्यूज़ियम लीजिए, पहले आप यूनिवर्सिटीज़ में, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप ऐसे ही एडमिशन नहीं ले लेंगे, पहले आप उसके बारे में गूगल करेंगे, आप उसका यूज़र रिव्यू पढ़ेंगे, उसके बारे में आप पढ़ने के बाद आप उसमें थोड़ा सा डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ का फीडबैक अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी का पास्ट अच्छा है, तो यहाँ पे मेरा फ्यूचर सेफ़ है, मतलब अच्छा हो सकता है। तो ये इन्होंने प्रॉपर ढंग से मार्केटिंग की है। अगर आप मार्केट इसका अपडेट लेंगे और अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ मिलेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ तो करना छोड़िए, आप इग्नोर कर देंगे। तो ये मार्केटिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से मार्केटिंग की है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देता है और लोग उसके बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब डालते ही जा रहे हैं और उस पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इससे उसका मार्केट मतलब डाउन हो सकता है, इससे उसको प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरह म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम अगर अपना मार्केटिंग नहीं करेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और ये म्यूज़ियम में इतनी पुरानी चीज़ें रखी हैं, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर सोशल वर्क कर भी रहे हैं, सोशल वर्क करना अच्छी बात है, बट अगर वो कुछ मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी मीडिया वालों के साथ नहीं कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी को अपडेट नहीं मिल रहा है, तो किसी को नहीं पता चलेगा। ओके, ग्राउंड लेवल पे पता चलेगा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन फिर ही करेगा। वो सिर्फ उन्हीं लोग को पता चलेगा जिनकी वो हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता चलेगा जिनको पता चलना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नीडी पुअर लोगों की हेल्प करता है। तो अभी हमने देखा ये 8 पॉइंट्स थे मार्केट के, जो मार्केट किए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे वाला जो हमारा पॉइंट है, 5 C's ऑफ कस्टमर। कस्टमर पहला है, व्हाट नीड डज द फर्म सीक टू सेटिस्फाई। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट्स, मतलब पहले हमें समझना है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसके हिसाब से हमको समझना है कि हमको मार्केट बनाना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में सेगमेंट्स क्या क्या हैं जिससे कस्टमर की नीड पूरी हो सके। फिर उसके बाद हमको करना है स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करना है, ताकि हम अपने जो हमारे टारगेट ऑडियंस है कि भाई मेरे ये सेक्टर के कस्टमर है, तो ये मुझे डेवलप ऐसी स्ट्रैटेजीज़ करना है कि वो मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूं, कैसे भी, मतलब ऑफलाइन करूं, ऑनलाइन करूं, वो अलग दूसरा पार्ट है, बट ये मुझे डेवलप करना है स्ट्रैटेजीज़। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कोई भी अपनी कंपनी खोली, कोई भी प्रोडक्ट बना लिया और वो तुरंत बिकने लगे, क्योंकि जब तक मैं उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाऊँगा, तब तक वो नहीं बिकने वाला है। इसके बाद आता है कंपनी स्किल्स, व्हाट स्पेशल कॉम्पिटेंस द फर्म पोजेज टू मीट दोज नीड्स। यहाँ पे मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ें मुझे करना है ताकि जिसके थ्रू ये मेरा काम आसानी से हो जाए, जिसके थ्रू जो कस्टमर नीड्स है वो आसानी से पूरी हो जाए। तो ये मुझे जो स्किल है ये मुझे डेवलप करवानी पड़ेगी। मुझे उस हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जैसे मैंने नोट करके रखा है, दिस सेक्शन यू विल टेक स्टॉक ऑफ हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स, स्टॉक ऑफ
हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स मतलब आप अपने बिजनेस में पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका काम चलेगा कैसे, होगा कैसे, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइन में कैसे लगेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो ये पहले ऐसा नहीं होगा कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया वो बिक नहीं रहा है, आपने दूसरा बनाया वो बिकने लगा, तो आपका पहले वाले का नुकसान हो जाएगा। तो आपको एक लाइन में आपको रखने हैं सारे प्रोडक्ट्स को, और उस लाइन के हिसाब से आपको स्किल डेवलप करनी है कंपनी में कि ताकि जो प्रोडक्ट बनते जाएँ, जो लाइन के प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं वो टाइम टू टाइम आगे बढ़ते जाएं। फिर इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कंपटीशन। हु कम्पीट्स विद द फर्म इन द मीटिंग नीड्स। आपका कंपटीटर कौन है जो आपके रिक्वायरमेंट दूसरों के पास पहुंचा सकता है और उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंपटीटर हो उसका जो प्रोडक्ट हो आपसे तो अच्छा हो या ख़राब हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो मार्केटिंग है ये आपके हाथ में है। तो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ऐसा ना हो कि आपका अच्छा प्रोडक्ट है और उसका रेट सेम प्रोडक्ट का, सेम टाइप का प्रोडक्ट का दूसरा कस्टमर बना रहा है और वो कम दाम में बेच रहा है और फिर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कंपटीटर कौन है, आप किससे कम्पीट कर रहे हैं। इसके बाद है कोलैबोरेट। होम टू कोलैबोरेट विथ, किसके साथ आपको जुड़ना है। यहाँ पे ये इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको ये ध्यान देने वाली बात है। आप ऐसे किसी के साथ नहीं जुड़ सकते, मतलब आप ऐसे बेकरी वाला, अगर आपका बेकरी का बिज़नेस है और आप कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे तो आप सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स दे पाएंगे, आप उनको केटरिंग का काम नहीं कर पाएंगे, आप उनको लंच और डिनर नहीं दे पाएंगे। तो आपको उस हिसाब से कोलैबोरेट करना है ताकि वो आपके लाइन का हो, आपके काम आ सके। अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आपको किसी IT सेक्टर वाले के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि अगर आपको डिजिटल प्रमोशन करवाना हो तो आप करवा सकें। इसके बाद है क्लाइमेट। मैं ये मिटा देता हूँ। विच कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड लीगल फैक्टर्स लिमिट द पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे देखिए क्लाइमेट, द आइडिया इज़ टू रियली लुक बियॉन्ड योर सेल्फ एंड टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इकोसिस्टम इन विच योर कंपनी पार्टिसिपेट। ये एक आइडिया है, मतलब जिसमें आपको देखना है कि आप अपने ऊपर कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं इकोसिस्टम को आपकी कंपनी का, और आपकी कंपनी कैसे उस चीज़ों को हैंडल करके आगे बढ़ सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ है, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही काम करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो 365 डेज़ काम ही करती है और उनको आउटपुट मिलता ही मिलता है। तो उनको उस हिसाब से ही काम करना है कि जब उनका डेट आए, जब उनका पीरियड आए, तो उस टाइम पे वो अपना मार्केट इतना अच्छा बना के रखें कि कस्टमर उनके अलावा किसी और के पास ना जा पाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स हैं, ये कुछ आपको पॉसिबिलिटीज़ में ये कर देंगे, लिमिट लगा सकते हैं। तो इसमें आपको वर्क करना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, मतलब लॉयल क्लाइंट्स जो रहेंगे, आपको टू डेवलप एन इफेक्टिवली स्ट्रैटेजी दैट अट्रैक्ट्स न्यू पोटेंशियल कस्टमर। अगर यहाँ पे कोई नई बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही है तो वो आपके संपर्क में आए, आपके कांटेक्ट में आए, ये आपको डेवलप करना है ये स्किल। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, जो 5 चीज़ हम कह सकते हैं मार्केटिंग के। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो नोट्स है मैं खोल देता हूँ। मार्केटिंग प्रोसेस में देख सकते हैं आप, ये 5 मेरे पास बॉक्स बने हुए हैं जिसमें हर एक बॉक्स में एक एक चीज़ दी गई है। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के नीचे जो लिखा है, ये वाला जो पॉइंट है, क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ये जैसे हम स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं कि मार्केटिंग का ये मतलब है, और ये मैं पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको अपने पास नोट्स में लिख के रखें कि मार्केटिंग मतलब क्या। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में पूछा जाए तो इन शॉर्ट 2 लाइन का जो एक आंसर कह सकते हैं आप, ये आपके काम में आ सकता है। तो पहले बॉक्स में हम देखेंगे अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे देखिए द इम्पॉर्टेंट फिगर शोज द 5 सिंपल स्टेप मॉडल्स ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। बाय क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ कस्टमर, मार्केटर्स कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। आप एक कस्टमर के लिए वैल्यू बनाते हैं और इन रिटर्न आप वो वैल्यू से कस्टमर हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन द फर्स्ट 4 स्टेप कंपनीज वर्क टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू।
ये जो 4 स्टेप है, ये 1, ये 2, ये 3 है और ये 4 पॉइंट है। ये जो 4 पॉइंट है आप देख रहे हैं, तो ये पहले 4 पॉइंट में मतलब यहाँ पे देखा लिख के रखा है मैंने कि मतलब ये किस लिए काम में आएंगे। ये आपको समझने के काम में आएगी, कंज्यूमर को और कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने में और बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आपको मतलब ये एक अपना मजबूत रिश्ता बनाने के लिए काम में आएगी। दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, डिज़ाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऐसा आप मार्केट स्ट्रैटेजी बनाइए जो कस्टमर के लिए बहुत इजी हो, मतलब कस्टमर बहुत विल से आपका प्रोडक्ट देखे, आपके मार्केट में आए। तीसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। आपको एक ऐसा मार्केट बनाना है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका जो वैल्यू है, मतलब आप जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत रीज़नेबल आइटम है। ये रीज़नेबल आइटम क्यों होता है? क्योंकि उसका एक रीज़न होता है, ये बहुत सही है, मतलब इसमें जो चीज़ का मतलब जो सेलर है अगर वो चार्ज ले रहा है तो ये रीज़नेबल है, ठीक है, हम ले सकते हैं, ये मतलब महंगा नहीं है। और कोई इसमें वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत सस्ता है, और कोई होते हैं बहुत महंगा है, मैंने गलत कह दिया। हम जो चीज़ें नहीं ले सकते उसमें किसी का कॉस्ट जो प्रोडक्ट रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम मतलब कहते हैं अरे नहीं इतने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो वर्थ नहीं है, इतने का ज़रूरत नहीं, इतना महंगा चीज़ लेने का क्या फ़ायदा। तो जो रीज़नेबल चीज़ रहेगी उसके प्रति कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, वो आपका सुपीरियर वैल्यू आपको मिलेगा। फिर उसके बाद पॉइंट है, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशंस एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशंस एंड कस्टमर डिलाइट मतलब क्या? आप एक प्रॉफिटेबल डील रखिए, आप एक प्रॉफिटेबल कस्टमर ग्रुप रखिए, ताकि जैसे अगर आपका कस्टमर आए भी तो आपका जो सामान आप बेचें तो वो घाटे में ना जाए, मतलब एटलीस्ट इतना फ़ायदा तो हो कि आपका उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो सेलर का कॉस्ट है वो आपका निकल जाए, तब आप उसको प्रॉफिटेबल डील कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोई चीज़ खरीदी, आपने ईयरफोन खरीदे तो उसमें आपकी लागत लग गई 5000 रुपीज़ और आप उसको बेच रहे हैं 3000 में, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, आपकी लागत 5000 लगी है तो आप उसको 7000 8000 में बेचिए, मैक्सिमम 9000 10000 तक बेचिए, 50% आप मार्जिन रखिए, क्योंकि आप ये जो मार्जिन रखेंगे इसमें आप बाकी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। आपके एम्प्लॉयज़ को जो देना है, आपका जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो डिज़ाइन का कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये सब कवर हो रहा है। फिर ये हमारा जो अलग से ये जो रेड बॉक्स में मैंने ये किया है पॉइंट, ये कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न, कैप्चर वैल्यूज़ फ्रॉम कस्टमर एंड क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। ये मतलब आपका मेन पॉइंट है कि आपको इन रिटर्न कस्टमर चाहिए ही चाहिए, कस्टमर से प्रॉफिट मिलना चाहिए, कस्टमर इक्विटी आपको चाहिए, कस्टमर का आपका रेंज जो फ्लो है वो ज़्यादा रहना चाहिए। फिर इसके बाद है मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज़ फॉर कस्टमर, सो एज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग प्रोसेस द कंपनी मस्ट फुल्ली अंडरस्टैंड कंज्यूमर एंड द मार्केट प्लेस इन विच इट ऑपरेट्स। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग जैसे आप कहिए कि बस क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी कंपनी है वो फुल्ली कस्टमर के हिसाब से ही प्रोडक्ट बना रही है। ऐसा नहीं बना रही है कि कस्टमर को चाहिए गाड़ी, आप बना रहे हैं ट्रक या इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, तो ऐसे में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आपका मार्केटिंग, आप कितना भी मार्केटिंग करेंगे कोई नहीं लेने वाला, आपका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। अब हम मार्केट प्लेस को समझेंगे और कस्टमर नीड्स को समझेंगे। मार्केटिंग ओके कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर एग्जैक्टली क्या मांग रहा है, उसकी ज़रूरत है क्या, ये तीनों चीज़ अलग अलग है। कस्टमर नीड्स, वांट एंड डिमांड्स, मतलब नीड मतलब ज़रूरत, वांट मतलब चाहत और डिमांड मतलब उसको ये एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, ये आपको समझने वाली बात है। वो डिमांड क्या कर रहा है, उसका पॉइंट फिक्स है, उसको यही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन न्यू सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। ह्यूमन नीड्स आर स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन
दे इंक्लूड बेसिक फिजिकल नीड्स फॉर फिजिकल नीड्स फॉर फूड, क्लोथिंग, वार्मथ एंड सेफ्टी। यहाँ पे देखिए नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स पे देखिए क्या क्या है, स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन। फिर फिजिकल में क्या आ रहा है आपका, जैसे कि मैंने बताया फूड, क्लोथिंग, वार्म, सेफ्टी। सोशल में क्या आ रहा है, बिलोंगिंग एंड अफेक्शंस। तीसरे में थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल, नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जो पहले के दो हैं, पहले का फिजिकल वाला तो क्लियर है। सोशल मतलब बिलोंगिंग एंड अफेक्शन, मतलब आप सोशलाइज रहिए, आप चाहते हैं कि नए लोगों से आपको कांटेक्ट बने, नए लोगों से आप मिलें, अपना लव अफेक्शन मतलब बांटें उनके साथ। उसके बाद है इंडिविजुअल, नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इंडिविजुअल मतलब आपको कितना नॉलेज है, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो कैसा है दूसरों के प्रति, ये आपका आता है नीड्स में। इसके बाद आता है वांट्स। वांट्स में क्या आता है, फॉर्म दैट नीड्स टेक एज दे आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। वांट्स मतलब जो ज़रूरत है, अभी आप कोई भी एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप वो सोसाइटी के हिसाब से घुल मिल जाएं। जो कंट्री में आप रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ के आप कल्चर के साथ घुल मिल जाएं, मतलब यूज टू हो जाएं। और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ताकि आप किसी चीज़ का विरोध ना करें। मतलब आप कहीं हैं और आपको उस चीज़ को मतलब अपने अंदर लाना है। अगर आप ऐसे हाई एजुकेटेड सोसाइटी में हैं तो आपको पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके अंदर जेनरसिटी होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लाएंगे तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो ये ज़रूरतें हैं, ये वांट्स हैं, मतलब ये होना चाहिए, ये ज़रूरत होनी चाहिए, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ये वांट्स में आता है। फिर तीसरी है डिमांड, आप क्या डिमांड करते हैं। वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर। वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर मतलब क्या, वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर मतलब आपने कोई चीज़ मांगी और ये चीज़ वैसे ही आपको मिलनी चाहिए। आपकी जो बाइंग पावर है, बाइंग पावर मतलब नहीं मुझे ये फ़ोन चाहिए तो ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए। आपके पास वो बाइंग पावर है कि नहीं, मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई, भले ये बहुत महंगी है, भले ये 50 लाख की है, लेकिन वो मुझे चाहिए। ये आपकी डिमांड है कि जैसे घर में किसी ने आपसे कुछ मंगाया कि नहीं मुझे ये ड्रेस चाहिए तो यही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं ये नहीं करूँगा, मतलब ऐसा टाइप का। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय अ कार व्हेन कंज्यूमर सेज ही वॉन्ट समथिंग लाइक एन एक्सपेंसिव कार। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं नीड्स में, ये नीड्स का पॉइंट है, स्टेटेड नीड्स जिसको कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ये आपका स्टेटेड नीड है, कस्टमर ने स्टेट कर दिया कि भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए करके। फिर उसके बाद है रियल नीड्स, असल में उसको क्या चाहिए, मतलब ठीक है उसको कार चाहिए, लेकिन कैसी टाइप की कार चाहिए, मतलब 4 व्हीलर चाहिए या 6 व्हीलर चाहिए, मतलब मिनी वैन चाहिए उसको, या ठीक है उसको ट्रक चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, वो गाड़ी में एसी होना चाहिए या नहीं होना, नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, वो फुल टॉप मॉडल फुल्ली ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ये मतलब रियल नीड है। उसकी ज़रूरत क्या है, उसको ट्रैवल करना है तो अगर वो सिंगल अकेले है तो छोटी गाड़ी में हो जाएगा, उसकी अगर बड़ी फैमिली है तो उसको बड़ी फैमिली चाहिए। तो ये रियल नीड्स में आता है, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। व्हेन कंज्यूमर सेज ही वांट समथिंग लाइक एन एक्सपेंसिव कार, दैट इज़ हिज स्टेटेड नीड। ये जो स्टेटेड नीड की बात की थी मैंने पहले, अगर वो कहते हैं मुझे एक्सपेंसिव कार चाहिए, मतलब कार चाहिए, एक्सपेंसिव कार चाहिए, ठीक है। फिर व्हेन द कंज्यूमर वांट्स अ कार फॉर अ रेशनल जेन्युइन नीड, ही वांट्स कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लोअर ओवर टाइम एंड नॉट जस्ट लोअर इनिशियल प्राइस एंड नॉट जस्ट लो इनिशियल प्राइस, दिस इज़ हिज रियल नीड। मतलब उसका जो रियल नीड है, जैसे कि मैंने बताया, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से मांग रहा है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत महंगी कार ले ली उसने, उसको तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसने लंबी सी कार ले ली बट उसके पास घर में जगह ही नहीं है, तो उसकी रियल नीड नहीं हुई। तो रियल नीड मतलब जो मैंने आपको बताया, उस ज़रूरत क्या है आपको, टाइम टू टाइम आपका उसके हिसाब से। फिर इसके बाद है अनस्टेटेड नीड, इसमें कि जैसे कस्टमर कुछ बताएगा नहीं आपको, कस्टमर मतलब कुछ ऐसा बोलेगा नहीं कि मतलब मुझे स्पेसिफिकली यही चाहिए या ऐसे टाइप की ही चाहिए, ऐसे मतलब वो स्टेट नहीं करेगा।
इन बाइंग दिस कार द कंज्यूमर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अ गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर। आप इसमें उम्मीद रखेंगे सामने वाले से कि अगर मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ तो हो सकता है कि शायद इसमें मुझे जो डीलर है वो मुझे ज़्यादा डिस्काउंट दे दे, ज़्यादा कुछ एडिशनल एसेसरीज दे दे, गिफ्ट दे दे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन द कस्टमर डजंट explicitly express that he would want something but would like to have it anyway। मतलब उसमें खुल के कोई बात नहीं बोलेगा, लेकिन ठीक है उसको कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। ये से फॉर एग्जांपल ही वुड लाइक अ कार्ड लाइक द कार डीलर टू इंक्लूड ऑन बोर्ड GPS नेविगेशन सिस्टम टूल, दिस बिकम्स अ डिलाइट फॉर हिम। मतलब ये खुशी की बात हो जाती है उसके लिए अगर उसमें डीलर उसको बोल देता है कि सर ये गाड़ी के साथ हम आपको नेविगेशन सिस्टम दे रहे हैं, हम आपको इसमें और म्यूज़िक सिस्टम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उसकी खुशी की बात हो जाती है, वो डिलाइट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है डिलाइट नीड्स। लास्ट देयर इज़ अ डिज़ायर सेल्डम शोन, दिस मे बी सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। डिलाइट नीड्स में क्या आ जाएगा आपका, सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट येट इक्वली इंपॉर्टेंट और माइट एज वेल बट बी द मेन रीज़न। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही है, ऐसा है कि ठीक है मतलब काम चल सकता है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब लेकिन बट आपने इसको एक्सप्रेस नहीं किया है खुल के, ठीक है भाई गाड़ी है उसमें म्यूज़िक सिस्टम है, GPS है नहीं है, मतलब ये चीज़ है। For example, here the consumer wants a car for the status symbol so that he can show his friend that he is a savvy consumer. This is when he has a secret need to appear to fit in। ये सॉरी सीक्रेट नीड्स वाला मैंने साथ में क्लब कर दिया इसको। तो जैसा डिलाइट नीड्स वाला बताया मैंने आपको, अभी सीक्रेट नीड्स मतलब सीक्रेट नीड्स ये है कि इसका मेन मोटो कुछ है, ये बता कुछ रहा है और चाहता कुछ और ही है। मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्ट्स जाते हैं, मतलब आपको चाहिए क्या, आप ये ले क्यों रहे हैं और आपको उसकी ज़रूरत क्या है। तो इसमें सीक्रेट नीड्स में पहले तो 2 चीज़ साइड हो गई कि आपको क्या चाहिए और आप क्यों ले रहे हैं। तीसरी है कि इसका मेन पर्पस क्या है। मतलब मेन पर्पस जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा था, जो मैंने गलती से पहले आपको बता दिया कि उसको अपना स्टेटस शो करना है अपने फ्रेंड्स को कि मतलब ये हाँ ठीक है बहुत भाई पैसे वाला है ये, तो इसने अभी ऐसे आप सब जानते हैं iPhone 12 आया है, तो iPhone 12 आया है ठीक है, लेकिन उसको सब नहीं ले रहे हैं, वही लोग ले रहे हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा, जिनके पास एक्सेस में मतलब मनी है, पैसा है, उनको ये स्टेटस सिंबल है कि नहीं अगर हमने iPhone 12 Pro Max अपने पास नहीं रखा, 1,30,000 का फ़ोन हमने अपने साथ नहीं रखा, तो सामने वाला हमारे स्टेटस के बारे में कमज़ोर समझेगा, हमको सोचेगा कि नहीं इसके पास तो iPhone नहीं है तो ये तो कमज़ोर है, शायद ये तो ऐसे ही छोटा मोटा आदमी है। तो बहुत लोग iPhone 12 Pro Max का अराउंड 80% फीचर्स यूज़ भी नहीं करेंगे, बट उनको रखना है। क्यों? क्योंकि उनको स्टेटस और सिंबल दिखाना है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक्सेस पैसा है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। मार्केट आर द सेट ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केट्स क्या है? मतलब एक ये सेट हैं एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स, एक्चुअल सेट हैं एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ कस्टमर। मतलब इसमें जो पोटेंशियल बायर हैं उनका ये एक सेट बना, जैसे आप बोलते हैं क्रॉकरी का सेट है, तो क्रॉकरी के सेट मतलब कैसे बनता है, जब वो बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हो। तो वैसे यहाँ पे पोटेंशियल बायर को कहा गया है, मतलब वही लोग के हिसाब से मार्केट सेट होता है कि जो लोग खरीदार अच्छा हो, तगड़ा खरीदार हो। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैंने विलेज में गया और मैं विलेज में आके अपनी हाई फाई कपड़े की दुकान खोल दूँ, तो वहाँ पे पोटेंशियल बायर नहीं रहेंगे, तो वो मेरा मार्केट नहीं बना वहाँ पे। तो मैं कहूँगा, फिर मुझे कोई पूछेगा कि मार्केट का क्या हाल चाल है, तो मैं बोलूँगा अरे मार्केट तो बहुत डाउन है, मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, अभी कुछ काम ही नहीं है ज़्यादा। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मतलब मार्केट मतलब क्या, मार्केट आर द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल और पोटेंशियल बायर में मतलब असलियत में जो बायर हैं और जो मतलब ले सकते हैं सामान, तो उन लोग का ये एक सेट है। जैसा आप देखेंगे फिगर में मैंने मतलब शो किया है आपको।
सप्लायर्स और कंज्यूमर मेजर इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं ये सब, ठीक है। सप्लायर और कंज्यूमर, इनके बीच में ये 3 पार्ट आती है, कंपनी, कंपटीटर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएरीज। तो इसमें पहले सप्लायर है, सप्लायर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर वो कंपनी को भी देगा और कंपटीटर को भी देगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो कंपनी को ही देगा, वो कंपटीटर को भी देगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ कंपनी को देगा तो सिर्फ एक ही मार्केट बनेगा, वो बनेगा कंपनी का, कंपटीटर का पत्ता कट। तो यहाँ पे कंपटीटर को भी तो रहना है। अगर कंपटीटर नहीं रहेगा तो कंपनी वाला तो उसका कुछ भी रेट लगा देगा, महंगा भी दे सकता है या सस्ता भी दे सकता है, अपना प्रॉफिट। लेकिन अगर कंपटीटर रहेगा तो इसको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ये कोई भी प्रोडक्ट जो देगा कंज्यूमर को वो एक लिमिट में देगा, नहीं तो क्या होगा, जो कस्टमर रहेगा वो इसके पास आ जाएगा, कंपटीटर के पास। और ये कैसे होगा, ये होगा मार्केटिंग के थ्रू। अगर कंपनी वाला हाई मार्केटिंग कर रहा है और कंपटीटर मार्केटिंग नहीं कर रहा है तो कंपटीटर का बिजनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बट ये दोनों जन मार्केटिंग करते हैं ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो बिके। किसी का अच्छा होता है, किसी का ख़राब होता है। उसके बाद एट लास्ट आता है कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर मतलब यहाँ पे एनालिसिस करता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कंपनी का प्रोडक्ट लेना है या कंपटीटर का। सपोज़ यहाँ पे कंपनी और कंपटीटर का मतलब है रिबॉक और एडिडास। तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा वो मुझे रिबॉक लेना है या एडिडास लेना है। अब रिबॉक कंपनी 50% डिस्काउंट दे रही है और एडिडास 70% दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एडिडास तो रिबॉक की कंपटीटर है और रिबॉक भी एडिडास का कंपटीटर है। तो कंज्यूमर किसके पास जाएगा, कंज्यूमर जाएगा एडिडास के पास, क्योंकि उसको 70% मिल रहा है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि एडिडास ने भी मार्केटिंग की है, 70% का एडवर्टाइज एडिडास ने भी किया है और रिबॉक ने भी किया। तो रिबॉक भी टाइम टू टाइम अपना स्कीम बदलेगा, स्ट्रेटजीज बदलेगा। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको लगा हो कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है या कुछ गलत इसमें आपको मेरे द्वारा बताया गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।